सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा ख़ान और मैं हूं पाकिस्तान। हमारी कौमी सियासत का मिजाज कुछ ऐसा है कि कभी नून लीग खबरों में होती है तो कभी पीपल्स पार्टी लाइमलाइट में दिखाई देती है। कहीं इत्तेहाद की बातें होती हैं, कहीं से इल्ज़ाम तराशियों की गूंज भी सुनाई देती है। और जूं इंतखाबात करीब आ रहे हैं, इल्ज़ामात, तनकीद, गिले शिकवे, शिकायत और एतराज़ात की सदाएं भी हर तरफ से बुलंद होना शुरू हो गई हैं। अब यही देख लीजिए कि वतन लौटने पर माजी की तमाम तल्ख बातें भूल कर अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने वाले मियाँ नवाज शरीफ साहब के लहजे में एक मरतबा फिर मुझे क्यों निकाला की गूंज साफ सुनाई दे रही है। सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए बड़े मियाँ साहब ने क्या कहा, ज़रा सुन लीजिए। जी, तो लीगी कायद की बातों से ये समझना हरगिज़ मुश्किल नहीं है कि वो बेशक 2024 में जीत के लिए बहुत ज़्यादा पुरअतमाद हैं, पुरअज़्म हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन 2017 का जो इक़्तिदार है ताहाल उनके दिल में कांटे की तरह चुभा हुआ है। मियाँ साहब के माजी के शिकवे अपनी जगह, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरह अब मुस्लिम लीग नून ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत शुरू कर दी हैं। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का क्या कहना था, ज़रा सुन लीजिए। अच्छा जी, एक जानिब जावेद लतीफ़ लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं और दूसरी ही जानिब कल हनीफ अब्बासी ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में अक्सरियत से जीत का बुलंदोबाग दावा कर दिया। ज़रा सुनिएगा क्या कहना था उनका। के अंदर एक उम्मीद की किरण पैदा हो गई। बलूचिस्तान के अंदर हम सिर्फ अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, ये वहाँ के जो हकायक है उसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह पंजाब के अंदर हम अकेले हुकूमत बनाने जा रहे हैं, केपी के अंदर हमारी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और सिंध के अंदर हम टक्कर का इंशाल्लाह ताला मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी के साथ और वहाँ भी इत्तेहाद हमारा मजबूत इत्तेहाद बनने जा रहा है। एमक्यूएम के साथ साथ कन्वेंशन मुस्लिम लीग है, जीडीए है और भी जो पार्टी वहाँ की। जी, तो अब सवाल ये है कि एक ही जमात के दो सीनियर रहनुमाओं की बातों में इतना तजाद क्यों है। फिर पाकिस्तान की एक और बड़ी सियासी जमात के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह भी नवाज शरीफ से एक सवाल कर रहे हैं। वो सवाल क्या है, ज़रा खुद ही सुन लीजिए उनकी ज़बानी। वैसे शाह साहब का सवाल तो बिल्कुल बजा है कि वोट को इज्जत दो का प्रचार करने वाली नून लीग ने ज़रूरत पड़ने पर अपना बयानिया इतनी आसानी से भुला दिया है। लेकिन फिर सवाल पीपल्स पार्टी से भी किया जा सकता है कि चाहे बिलावल की सोशल मीडिया पोस्ट से बाप बेटे में इख्तलाफात की खबरों ने दम तोड़ दिया हो, लेकिन जब एक बाप खुद ही अपने बेटे को अनट्रेंड कह रहा है कि वो ट्रेंड ही नहीं है, तो अवाम से कैसे और क्यों उम्मीद की जा सकती है कि उन पर भरोसा किया जाए। इस तमाम सियासी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा सस्सी पिलीजो साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तजियाकर आमिर इलासाना साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर के बाद मुस्लिम लीग नून से अली गौहर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप सबकी तरफ से मैं आमिर इलासाना साहब से शुरू करना चाहूँगी। आमिर साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम खबरों पर गहरी नज़र रखते हैं, बहुत से इलेक्शन इंतखाबात आपने कवर किए होंगे। अभी जो माहौल है, आपको इंतखाबी माहौल दिखाई दे रहा है, किस हद तक आपको लगता है कि वाकई इंतखाबात होने वाले हैं और बाकायदा ये माहौल बन गया इंतखाबात का? इंतखाबी माहौल पे मैं आ रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी बात जो आपने अभी सारों के सुनाए, मुझे बताएं कौन सा सियासतदान है जो ये कहता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं हारने के लिए लड़ रहा हूँ। कौन कहेगा कि हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, तो फिर वोट कहाँ से लेंगे? यहाँ तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट पूरे नहीं होते, जेयूआई के कैंडिडेट पूरे नहीं होते और वो हुकूमत बनाने की बात कर रहे होते, तो मैं और आप रोक तो नहीं सकते किसी को कि वो कोई भी दावा करे। हमें तो ग्राउंड पे देखना है। हाँ, इंतखाबी माहौल की बात देखे तो पीएमएलएन ने अपना जलसा 21 अक्टूबर को किया और पीपल्स पार्टी के जलसे उससे पहले से जारी थे और आज तक जारी है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने केपी का पूरा दौरा कर लिया और 30 नवंबर को यौम तसीस वो बलूचिस्तान में मना रहे हैं और वहाँ पे वो और भी अनाउंसमेंट्स होंगी और वहाँ अच्छा मुकाबला पीएमएलएन बीएपी का पीपल्स पार्टी के साथ होगा। अब माहौल की बात हम और आप भूल जाते हैं कि जब लास्ट इलेक्शन हुए थे वो 31 मई को असेंबली खुद ब खुद 5 साल की मुद्दत पूरी करके खत्म हुई और 52 दिन का इलेक्शन शेड्यूल आया था। तो असेंबली के जाते ही इंतखाबी माहौल शुरू हो गया और 3 महीने पहले से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया हुआ था इंतखाबी माहौल को एक पार्टी की फेवर में, जब साकिब निसार साहब ने तमाम पार्टियों से कहा कि आपने इश्तिहारात भी नहीं देने। ये गवर्नमेंट का हक होता है कि वो मीडिया को ऐड दें, लोगों को बताएं कि हमने क्या क्या काम 5 साल की हुकूमतों में किए। वो जीरो किया,
वो एक पार्टी की कैंपेन बनाने के लिए शेख रशीद के हल्के में भी पहुंच गए, वो पीपल्स पार्टी के शर्जील मेमन का वो शहद चेक करने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए, उन्होंने क्या क्या काम नहीं किए थे। वो माहौल इस तरह बन के और हमें फौरन इलेक्शन नजर आ गया। आज क्या है, पंजाब में जनवरी में और केपी में जनवरी में असम्बलियां तोड़ दी गई, और ख्याल ये था खान साहब का कि जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली से अपने लिए रास्ता खुद चुना बाहर निकलने का और उनकी पार्टी टूटने का अमल बराह रास्त शुरू हो गया, वो नहीं ले सके इलेक्शन, क्योंकि उनको पता था कि शायद मैं दबा लूंगा। उसी गुस्से में उन्होंने 9 मई भी कर दिया और कि मैं दबा लूंगा। अब हम और आप जो ढूंढ रहे हैं ना इलेक्शन, 90 दिन के इलेक्शन होते हैं। अगर ये असेंबली जैसे शहबाज शरीफ ने तोड़ी थी तो 90 दिन बाद होते, लेकिन उससे पहले CCI की मीटिंग हुई जिसमें तमाम इत्तेहादी जमातों ने बैठ के वो फैसला किया कि मर्दमशुमारी को हम ओके कर रहे हैं, और नतीजा पता लग गया कि 4 महीने तो कम से कम मर्दमशुमारी में के बाद डिलिमिटेशंस में, जो अब 30 नवंबर की डेट है वरना 15 दिसंबर थी। ठीक। अब जब 5 या 6 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल आएगा और 15-16 दिसंबर से कागजात नामजदगी जमा होने शुरू होंगे, तो आपको और हमें इंतखाबी मुहिम का पता चलेगा। इंतखाबी मुहिम आसान नहीं है। यहाँ यूनियन कौंसिल में एक इलेक्शन में 1 करोड़ रुपया लग जाता है जो यूनियन के चेयरमैन और नाजिम बनते हैं। तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों पे आप अंदाजा कर लें कितना पैसा खर्च होना है, और कोई जमात कोई लीडर इतनी लंबी कैंपेन नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए हमें ये माहौल थोड़ा सा डिफरेंट नजर आ रहा है कि इंतखाबी माहौल क्यों नहीं बन रहा। ठीक है जी, ठीक है। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। महमूद साहब, बहुत से लोग ये बात करें जी, आप लोग PTI हुकूमत में भी थे, अवाम के आजमाए हुए लोग हैं, पुराने चेहरे ही हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है इस बार आप अवाम में एक नया बयानिया लेकर जा रहे हैं। क्या है वो बयानिया, ऐसा क्या है जो आप अवाम के लिए करेंगे कि अवाम आपको वोट दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे जो मंशूर है उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो रियलिटी के नज़दीक है। एक तो हम कह रहे हैं कि 300 यूनिट तक जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको बिजली जो है फ्री होनी चाहिए। दूसरी हम ये कह रहे हैं कि जो ट्यूबवेल लगे हैं, जो छोटे काश्तकार हैं, उनको जो वहाँ पे ट्यूबवेल फ्री जो है वो उनको रिलीफ मिलना चाहिए। और क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है, लोगों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम आवाम के पास लेके जा रहे हैं, और मेन चीज़ ये है कि हम आवाम के पास जो ये भी जो है लेके जा रहे हैं कि हमारे में और PTI में डिफरेंस क्या है। देखिए, डिफरेंस ये है क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जो PTI के वोटर्स हैं, हम उनको भी समझाने जा रहे हैं कि देखें, हमारे में जो मेन डिफरेंस है कि हम वो लोग हैं जो कि PTI छोड़ा, जो कि फौज के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। और हम फिर रिपीट कर दें कि फौज जो है इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और अगर कोई भी मैं कहूँगा ग्रोह या तंजीम फौज को डैमेज करने की अगर कोशिश करेगा, वो मुल्क को डैमेज कर रहा है। और बदकिस्मती से देखें, PTI ने किया क्या, इस मुल्क को इतना डैमेज करने की कोशिश की। ये जो 9 मई का वाक़या हुआ और उससे पहले भी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा था फौज के खिलाफ, तो अगर जो लोग आज लोगों के समझ में आ रहा है कि जी उनको फौज के खिलाफ नहीं जाना है, तो एक ये बयानिया भी बहुत है कि देखें जो लोग हैं, तो इसलिए हमारे साथ अब काफ़ी लोग आ रहे हैं। आपने देखा कि लोग हमारे को ज्वाइन भी कर रहे हैं, और पंजाब में हम जलसे भी कर रहे हैं, लोग निकल भी रहे हैं। जो लोग, बहुत से लोग ये भी कहते थे कि जी आप लोग जो है आपने इलेक्टेबल्स ले आए, वोटर्स कहाँ से लेके आएंगे, वर्कर्स कहाँ से आएंगे। वर्कर्स भी आ रहे हैं। तो हम तो बहुत पुरुमीद है कि इंशाअल्लाह हम 35 सीटें पंजाब में निकालेंगे, 3 से 4 मतलब सीटें जो है हम सिंध से इंशाअल्लाह निकालेंगे। उसके बाद जो है PK में जो है अभी वर्किंग शुरू हुई है, बलूचिस्तान में भी हम शुरू कर रहे हैं। तो अब देखें 9 फरवरी को जब इलेक्शन होंगे उस वक्त ही मैं कुछ कर सकता हूँ। महमूद मौलवी साहब, आपकी इजाज़त से मैं सस्सी पिलीजो साहिबा को शामिल गुफ्तगू करती, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। सस्सी पिलीजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा खुलकर तनकीद कर रही है मुस्लिम लीग नून पर, बल्कि जो बिलावल साहब हैं वो तो महंगाई लीग तक कह रहे हैं नून लीग को। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने मिलकर हुकूमत की है इतने साल, 16 महीने, और अब आप
इतनी खुलकर तनकीद कर रहे हैं। वहाँ पे आप इकट्ठे थे, एक साथ हुकूमत में इकट्ठे थे, वजारतें आप लोगों ने भी ली, वजारत खारजा जो कि बिलावल जरदारी साहब ने ली, बड़ी उसकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट भी लेते हैं, नो डाउट अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी बतौर वज़ीर खारजा। तो अब सारा मलबा नून लीग पे कैसे फेंक सकते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती है। डॉक्टर साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ज़ाहिर बात है एक पढ़े लिखे मंझे हुए और एक ज़हीन और बड़े बहादुर किस्म के जो है वो पार्टी लीडर हैं, और वो बिल्कुल वज़ीर ख़ारजा के हैसियत से उन्होंने भी सर्व किया और ज़बरदस्त किस्म के उनकी परफॉर्मेंस रही मेरे ख्याल में। उन्होंने एक आइसोलेशन में मुल्क था, बहुत सारे बहरान थे, और अंदरूनी तराबी बड़े सैलाब और दूसरी जो है आजमाइशें थी। उन्होंने अपनी तिलमकान कोशिश की, एफर्ट्स ली उनको निकालने के लिए लोगों को मुश्किलात से। मेरे ख्याल में हम अपने अपने मैनिफेस्टो पे लड़ते हैं। पीडीएम में भी जब हम शुरू में साथ थे तो कुछ पॉइंट्स पे साथ रहे थे, लेकिन हमारी पॉलिसीज या हमारा मैनिफेस्टो अपना था। अभी भी बिल्कुल हम इलेक्शन में हैं, और जो चीज़ें दूसरी किसी भी जमात की हमें समझ में ये आएगी कि वो जमात मैदान में है और जो चीज़ें वो नहीं कर पाई है या बड़े टॉल क्लेम्स कर रही है या जो उनका जो है नुक्ते नज़र होना चाहिए, अमल होना चाहिए, वो नहीं है, तो हमें भी उतना हक है कि हम उसको जो है अपनी तज्जिया दें, उनको जो है क्रिटिसाइज करें। और हम, आपको पता है, ज़ातियात पे कभी नहीं जाते। मुस्लिम लीग नून अभी ये देखा जा रहा है कि हर किस्म की सहूलत उनको मिल रही है, या वो ये शायद चाहते हैं कि पलड़े तब भारी होंगे सारा पाकिस्तान। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि उनके पास भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। शशि पलीदो साहिबा, नून लीग वाले भी आप ही की तरह कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड उनके पास भी नहीं है। मैं उसी पर कह रही हूँ फिजा, मैं उसी पर कह रही हूँ कि लेवल प्लेइंग नहीं, उनको जो सहूलतें दी जा रही हैं उनके लिए जो मुख्तलिफ तरीकों से चीज़ों को इजी बनाया जा रहा है, चाहे वो कैबिनेट्स हों, चाहे उनकी बाहर से आनिया जानिया हों, चाहे उनके अदलिया के मुख्तलिफ जो है केसेस में जिस किस्म का जो है तासुर या रुख या अमल किया जा रहा है वो हो। मेरे कैबिनेट्स में भी रोज नए नाम भी जो आ रहे हैं, या अभी भी जो लीडर ऑफ द हाउस जिस तरीके से, ये शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट तो नहीं है। देखिए, हम जातियात में कभी नहीं जाएंगे। इस किस्म की अभी भी जो पोलराइजेशन है इस माहौल में, वो भी बड़ी खराब है। इसको जो है, ये माहौल नहीं होता सियासी। आप सारे अपोनेंट्स को, सारी जो है अपोजिशन की पार्टीज को जो रही हैं आपके अपोजिट, उनके खिलाफ जो है हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल हो रहा हो, इससे दिल खुश नहीं होता। लोग जो है इंटरनेशनली भी हमें उस तरह से कोई अच्छी उससे नहीं देखते। वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस जो है जितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में वो नहीं है। आए दिन रोज नए जो खेल खेले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान उसका मुतमिन ही नहीं। हम समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए, वैसे भी देर हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं हो जो क्वेश्चन मार्क लग जाए इलेक्शन पे। ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए जरूरी है। अच्छा शशि साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ये भी दावा कर रही है कि अगर उनको वोट मिलता है तो पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को सिंध जैसा बना देंगे। सिंध में ऐसा क्या खास किया है? कराची की सूरत है आपके सामने, हम सबके सामने है, क्या मतलब ऐसा खास कर दिया डिलीवर को? कह रहे थे पूरे पाकिस्तान में फिर सब कुछ कर दिया जाएगा और सिंध में हमने डिलीवर किया। डॉक्टर साहब, जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ एशिया में, हम देख लें, अगर दूसरी यहाँ वहाँ नहीं जाए, तकरीबन सूरत हाल एक ही है। तभी तो हम इंडिया से भी कहते हैं कि भाई गुर्बत के खिलाफ लड़ना है। अभी भी बिलावल साहब भी ये कहते हैं कि मुझे किसी शख्स के खिलाफ को, मियाँ साहब या इसको मैं निशाना नहीं बनाना चाहता, हम महंगाई के खिलाफ जो है वो जदोजहद करना चाहते हैं। अगर हमारी जो है परफॉर्मेंस नहीं होती तो बल्दियात में जो है हमारे बेयर्स कैसे आते हैं 2 बड़े शहरों में या पूरे सिंध में, अगर नहीं होती तो लोग हम पर बार बार एतमाद क्यों करते? सिंध ने बड़ी मारे खाई है, सियासी मारे खाई है, बड़े अजाब झेले हैं हमारी जैसी तहरीकों में जिसमें गोलियां बरसती थी। चलिए, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ आपकी इजाजत से। मैं अली गौहर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा शशि साहब, मैं आपको दोबारा मौका देती हूँ। अली गौहर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अली साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अली गौहर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है, जब से मियाँ साहब वापस आए हैं, खुद मियाँ साहब भी ये कह चुके हैं कि उनके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ हुई उसका उन्होंने मामला जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर अब हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब पुरानी बातों के जो गिले शिकवे हैं या जो
जो कुछ उनके दिल में उसका इजहार कर रहे हैं। जैसा कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उनकी जो बातें थी उससे बाकायदा जाहिर हो रहा था, तासुर मेरा था, सब मुझे क्यों निकाला, अभी भी उनके जहन में है ये बात। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बातें कर रहे हैं, जाहिर है कि जो उनके साथ ज्यादतियां हुई उन ज्यादतियों का तज़किरा करना तो कोई गलत बात नहीं है। वो जाहिर है जो कुछ हुआ, अगर हमने आगे बढ़ना है, अगर हमने एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान को मुआशी तरक्की की राह के ऊपर गामजन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन गलतियों का जिक्र भी करें और उन गलतियों का अजाला भी करें, और ताकि हमारा मुल्क फिर दोबारा उस निज़ाम की लपेट में ना आ जाए। जिस तरह से कि मियाँ साहब ने जिक्र किया कि जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया, पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा किया, सिंगल डिजिट में 4% तक वो महंगाई की रेशो लेकर आए थे। फिर उसके साथ साथ सी पैक जैसे प्रोजेक्ट आए, ज़रबे अज़्द जैसा आपने देखा कि वो जो दहशतगर्दी थी वो मतलब उसका कलाकमा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों का तज़किरा करना और फिर जिस तरह से आरटीएस सिस्टम के जरिए या जिस तरह से झूठे मुकदमात बना के फिर जिस तरह से हमारी पार्टी से लोगों को तोड़ के पीटीआई की टिकटें दिलवा के जिस तरह से इस मुल्क की मईशत को तहस नहस किया गया, जिस तरह से वो मतलब है कि एक चेयरमैन पीटीआई का प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया गया और उनको मुसल्लत किया गया, फिर जिस तरह से करप्शन के जरिए उन्होंने मुल्क को लूटा और जिस तरह से मुल्क में सियासी इंतशार के साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, और हत्ता के वाकयात बढ़ते बढ़ते 9 मई जैसे वाकयात हो गए कि पाकिस्तान में मतलब है कि जो हमारे मुल्क के बदतरीन दुश्मन हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो भी इस किस्म के शायद वाकयात नहीं कर पाए जो कि इन्होंने मतलब है कि ये एक सियासी पार्टी का लिबासा ओढ़ के। तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों का तज़किरा करना तो अच्छी बात है। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हमने गलतियां कहाँ कहाँ की हैं, और हमें ये सोचना चाहिए कि उन चीज़ों का अदाला क्या है और हमने किस मुस्बत सिमत में किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। महमूद मौलवी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये बिलावल साहब ने जो 70 साला बाबों को वोट ना दिया जाए, नौजवान जो क़यादत उस पर यकीन किया जाए, ये जो बातें की, आपको क्या इसका बैकग्राउंड समझ आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बिलावल को जब भी कोई तनकीद का निशाना बनाता है तो बच्चा कह दिया जाता है कि बिलावल तो अभी बच्चे हैं, तजर्बा नहीं है उनके पास, तो उन्होंने शायद उसका जो रिस्पॉन्स है वो इस तरह दिया कि उन्होंने कह दिया कि अगर मैं बच्चा हूँ तो फिर आप तमाम लोग बाबे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि बिलावल साहब के जो वालिद मोहतरम जरदारी साहब जो सियासत के मंजे में खिलाड़ी तस्वुर किए जाते हैं, मुफाहमत के बादशाह उनको कहा जाता है, इंतहाई ज़ेरे कोर्स ज़हीन सियासतदान कंसिडर किया जाता है, वो कहते हैं जी बिलावल ट्रेंड नहीं है। फिर मेरे ही प्रोग्राम में मैंने पूछा नैयर बुखारी साहब से, तो उन्होंने कहा कि जी बाप के लिए बेटा हमेशा ऐसे ही होता है कि जैसे उसको अभी कुछ नहीं पता, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, बाप हमेशा बड़ा होता है बेटे से। मैंने कहा मैं अग्री करती हूँ, लेकिन वो बेटा वज़ीर आज़म का कैंडिडेट है, तो ऐसे अवाम कैसे संजीदा लेंगे उनको जिन्होंने वोट देना है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब बड़े मंजेवे जो है सियासतदान है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल उन्होंने जो है सही स्टेटमेंट दिया। आजकल के नौजवान देखें, बुजुर्गों को कुछ समझते नहीं है, मगर ये उनकी गलतफहमी है। और ये मैं बिलावल साहब को भी ये कहूँगा कि वो सबको लेके साथ, बिल्कुल सबको लेके साथ चले। नौजवानों की हमें ज़रूरत है, बिल्कुल नौजवान हमारे असासे हैं, मगर ये जितने भी आप बुज़ुर्ग हैं, जिसमें मैं ख़ुद भी आता हूँ क्योंकि मैं भी उनके वालिद साहब से 1-2 साल आगे पीछे की मेरी भी उम्र है, तो उसमें ये देखना पड़ता है कि देखें जो तजुर्बा उम्र के साथ साथ आता है वो जो है नौजवान का जज्बा और जोश को हम कम्पीट नहीं कर सकते, मगर जो उम्र रसीदा लोग हैं जिनको आप कहें 60 प्लस और 65 प्लस, उनका जो तजुर्बा है वो नौजवानों के काम ही आएगा, कोई नुकसानदेह नहीं होगा। एक चीज़
तो ये सर मेन आपने चीज खुद है ही बताया, महमूद साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा कि आपकी उम्र भी उनके वालिद के आगे पीछे ही होगी 1-2 साल, तो ये जब इस तरह का लफ्ज़ उन्होंने बोला तो जितने भी आपकी उम्र के सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान, पुराने सियासतदान जो कि 70 के करीब हैं, उन सबको लगा कि शायद ये सबसे मुखातिब है, बुरा लगा? जी देखिए, मगर उनके वालिद साहब ने उस दिन अपने इंटरव्यू में कहा ना, कहने लगे वो अपने वालिद से भी मुखातिब थे। देखिए ये वजह ये है, ये यानी उन्होंने महसूस किया कि कितनी सेंसिटिव चीज़ है ये, सबने इस चीज़ को बुरा मनाया। बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखें बहुत सारे लोगों को एतज़ारात तो थे ही थे, बुरा तो मतलब क्या मनाएंगे जो फिर वही कहेंगे जो है हमारे लिए भी जो है वो बच्चों जैसे हो जाते ना कि एज के हिसाब से आदमी जो कहता है बच्चा, बिल्कुल सही कह रहे वालिद साहब के लिए बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे बड़े हैं, तो हम भी यही कहते हैं। मगर मैं कहूँगा कि इसको अल्फाज का चुनाव उनको ज़रा सोच समझ के करना चाहिए था, ये मेरा नहीं। ठीक है शशि साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। शशि साहिबा, इसी इशू पर मैं आपसे भी ज़रा पूछना चाहूँगी कि बिलावल साहब ने ये जो बरमला अपनी राय का इजहार कर दिया, इसमें आपकी पार्टी के भी कुछ लोगों को एतराज़ हुआ, क्योंकि आपकी पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो 70 के करीब हैं? मैं नहीं समझती फिजा, पार्टी के सारे लोग जो है वो एक तो समझदार लोग हैं और उनको पता है कि किस जाविये से बात की जा रही है, और चेयरमैन साहब बरमला अपनी राय का इज़हार करते हैं, वो नौजवान हैं और एक्सप्रेसिव हैं, और मेरे ख्याल में वालिद साहब और बेटे की जो है 2-3 दिनों से कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सबने देखा कि इसमें कोई चीज़ नहीं है, हर घर की, जैसे सदर असद अली साहब ने कहा कि कहानी है, और बिलावल साहब अपने बड़ों की इज्जत करते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी अली गौहर साहब। अली गौहर साहब, अगर आगे जाके पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक पेज पर आना पड़े, जैसे कि अभी 16 महीने आप लोगों ने हुकूमत की, अब वो अलग बात है कि जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी वाले ज़्यादा आप पर फेंक रहे हैं और आप लोग भी अभी तनकीद कर रहे हैं, वो भी तनकीद कर रहे हैं, आगे जाके अगर आप लोगों को एक पेज पर आना पड़े तो फिर ये जो इख्तलाफात हैं इसके बाद दोबारा से आप एक पेज पर आ जाएंगे? देखिए डॉक्टर साहब, बात ये है कि हम वो तमाम पार्टीज हैं जो कि एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, और जाहिर है कि अब तकरीबन 2 माह के बाद जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम पार्टीज इलेक्शन कैंपेन में है, तो जाहिर है ऐसे में तनकीद तो होगी। हर पार्टी की कोशिश है कि वो मतलब है कि वो वोटर को अट्रैक्ट करे, और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी तनकीद इसलिए करती है कि वो जो पंजाब के अंदर वो समझते हैं या दीगर सूबों में कोई एंटी नून लीग वोट को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसको हासिल करने के लिए वो हम पर अगर तनकीद करते हैं, लेकिन तनकीद दलाइल के साथ होती है। तनकीद सिर्फ ये कह देना कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, एक तरफ आप मुल्क में जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, मतलब है कैंपेन चला रहे हैं, कोई आपके ऊपर मुकदमात नहीं है, कोई आपका जवाब नहीं है, और ख़ास तौर पर जरदारी साहब तो आज भी कहते हैं कि भाई जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है वो मेरा बच्चा है या बच्चों जैसा है। तो वो मकसद ये है कि वो तो बिल्कुल उन बातों की नफ़ी करते हैं जो पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो टॉक शोज में करते हैं या जलसों में, जिस तरह से बिलावल साहब ने बातें की हैं। जहाँ तक आप पहले बात कर रही थी कि एज का जिक्र हो रहा था, पीपल्स पार्टी पंजाब के हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि हमसे ज्यादा तो उसका मुदल्लिल जवाब खुद जरदारी साहब ने दे दिया, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो मेरे बच्चों जैसा है, बल्कि उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, और इस किस्म की कोई बात नहीं। आप उनका इंटरव्यू खुद निकाल के दे सकते हैं जिसमें अहमद साहब ने बड़ा क्लियर क्वेश्चन किया। दूसरी बात ये है कि असल चीज ये है कि अगर सिर्फ तनकीद करे, हम ये समझते हैं कि हमारी पार्टी को इलेक्शन में बताने के लिए हम कारकर्दगी पर यकीन रखते हैं। जब हम इलेक्शन के लिए जाते हैं तो हम आने वाले वक्त के टारगेट्स भी बताते हैं और अपने साबका द्वार की कारकर्दगी भी बताते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़्यादा बिला वजह की तनकीद की बजाय अपनी कारकर्दगी बताना चाहिए। मैं मिसाल आपको देता हूँ कि अगर ये पंजाब में कैंपेन करते हैं तो या क्या पंजाब में ये कहेंगे कि हम लाहौर को जो है वो शशि साहब कुछ कहना चाह रही हैं? जी जी, कराची बना देंगे, या हम अली गौर साहब, शशि साहब शायद कुछ कहना चाह रही हैं। मैं बात मुकम्मल कर लूं?
अली गौर साहब मेरे ख्याल से आपके पॉइंट में कुछ ऐड करना चाह रही, फिर मैं आपकी तरफ ही आऊंगी उनका पॉइंट लेके। वो तो फिर पॉइंट उनका बहुत लंबा हो जाता है। नहीं, हम छोटा पॉइंट ले लेते हैं। जी शशि साहिबा। क्योंकि जब भी मैं कारकर्दगी पे बात करता हूँ तो यानी वो कह रहे हैं कि ये खुलेआम जलसे कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका बस तो चलता कि पीटीआई की तरह हमें भी वो ऐसे उसमें डाल देते कि जहां हम भी लोगों से मिल नहीं सकते। मेरे ख्याल में जो तरीके जो है या जो वेलकम मिल रहा है नून लीग को आवाम की तरफ से, इतना नहीं मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अभी भी उनके कोई बड़े जलसे नहीं हो रहे हैं और लोगों के पास अभी जाना है मुस्लिम लीग नून को, वो भी विक्टिमाइजेशन का शिकार हुए हैं, तो अभी उनको भी विक्टिमाइजेशन पे हाथ बोला रखना चाहिए। देखिए पाकिस्तान नहीं, आपका कहना है कि पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो नून लीग ने किया है, आप ये कहना चाह रही हैं? पीटीआई ने तो अपने साथ खुद किया जो किया है। देखें नहीं, अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ चीजें बराबर नहीं है, पलड़े अभी बराबर ही नहीं होते। मैंने पहले भी मिसालें दी कि हमारे साथ जो माजी में हुआ, हमारी पार्टीज के साथ, हमारे लीडर्स के साथ, हमारे वालिदैन के साथ, हम भी कहें कि हम भी जो है बिल्कुल जब तक एक को, तब तो मियाँ साहब ये सारे ज़िया के साथ थे, दूसरे थे, तो हम भी कहें कि जब तक ये नहीं होगा तो हम अपने आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे। नहीं, हमने बड़ा दिल हौसला दिखाया है अपने मुल्क के लिए, वतन के लिए, धरती के लिए, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अभी भी 18वीं तरमीम पे ये ज़र्फ लगाना चाहते हैं, अभी भी एनएफसी। चले मेरे ख्याल से जवाब आ गया, उन्होंने कहा बहुत लंबा फिर जवाब देंगी शशि, फिर इसका जवाब अली गौर साहब से मैं ले लेती हूँ। ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है अली गौर साहब। देखिए बात ये है डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले भी बात की है कि बात टॉक शोज में माशाल्लाह शशि साहिबा भी बड़ी पॉलिटिकल वर्कर हैं, इनका सियासत में तजर्बा है, तो बात मुदल्लिल और दलाइल के साथ होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि अगर आप महमूद इसके बाद मैं आपकी तरफ भी आती हूँ जी, तो तमाम जो फैसले थे तमाम फैसले जो थे वो काबीना के अंदर होते थे और काबीना में तमाम लोग शामिल थे और कोई एक वजारत या कोई एक वजीर फैसला नहीं करता था, पूरी काबीना फैसले करती थी। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक ये कहते हैं कि भाई पीटीआई की तरह धकेल देते, भाई आपने कोई 9 मई जैसा वाकया नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमतें हैं और जो पार्टी जो बीतती है वही काटती है। इंतहाई मादरत के साथ जो इलेक्शन आपने बलदियाती करवाए वहाँ पर जमात इस्लामी और एमक्यूएम और दीगर पार्टी का बहुत बड़ा मतलब इतराज़ात हैं, उन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिन्होंने कहा कि वो बलदियाती इलेक्शन मतलब है कि आपने ज़ोर बादू से अपनी हुकूमत के जरिए जो है मतलब है कि वो आपने सोबताज किए हैं और उसके बाद आपने दूसरी बात ये है कि आप चीजें नहीं हासिल करना चाहते, ये भी तो आया है ना चीज। आप भी तो जोरेबाजी से सबका स्पेस छीनना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि पार्लियामेंट में सिर्फ मुस्लिम नून बैठे, बाकी अदालत फैसला। मैं खामोशी के बड़ा सूबे से भले ही होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि सूबे दूसरे सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये मत कहें। ये भी पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है और मुस्लिम लीग नून को सिर्फ पंजाब की तरफ से नहीं सोचना चाहिए। उनकी आवाम, पंजाब की आवाम क्या चाहती है, कभी आपने ये देखा है? ये भी अली गौर साहब, ये भी देखना चाहिए ना, आप हमारे भाई हैं, लेकिन चीजें जो है सिर्फ पंजाब सेंट्रिक नहीं होनी चाहिए। आइन सारी सारी इकाइयों की बात करता है, एक एक करके बोलने ताकि समझ जाए। अली गौर साहब सुन ले उनके, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आप दोनों में से एक बोल चाहते हैं कि आपको टूथन में जाए, आप दोनों बारी बारी बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आवाम से कह रहे हैं हम, लेकिन वो कहाँ मैसेज देना चाह रहे हैं कि दी जाए, सबके लिए स्पेस बराबर होना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं गौर साहब, ये तो आप बात मानिए ना, सबके लिए स्पेस और जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर की होनी चाहिए। आपके जो है तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो है आपके पास, विक्टिमाइजेशन के दिन के हम भी फिर वही चले, दूसरी पार्टी उसी पे लगे और फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अगर जाहिर है पीपल्स पार्टी के पास करते रहे तो फिर हमारे लीडर्स शहीद हुए, जो ये तनकीद करते हैं हमारे अपनी पोजीशन नजर आ रही जाते हैं। आप चला ना करिए, लेकिन अंगुली कटा कर सीट की तवक्को करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। ये इस किस्म के तर्ज़े अमल सियासत में अच्छा, आप लोग बारी बारी बात कर लें। मेरी आप दोनों से मौदबाना गुजारिश है कि दोनों बारी बारी बात करें ताकि नाजरीन को समझ आ सके। बर्दाश्त का जी ठीक है चाहिए। आपने एनएफसी में जो अभी इसाक डार साहब बात कर रहे हैं
क्या उसमें वजन नहीं है कि वो बात झूठ है? क्या उन्होंने सेनेट में आकर ये नहीं कहा था एनएफसी में सबसे ज्यादा फायदा ही पंजाब को हुआ है, वहाँ वफाक से भी उनको पैसे आते हैं, यहाँ से भी, तो ये भी तो सब सारी पार्टीज का फैसला था ना। तो एनएफसी पर आप जो जितना कर रहे हैं, मेरे ख्याल में छोटे सूबे बेंगल साहब हो, वली खान साहब की जो है वो पार्टी हो, दूसरी पार्टीज हो, मालिक बलोच साहब है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपके साथ आज बैठे हैं, आपको बड़ी आंख और बड़ा दिल करके आगे चलना पड़ेगा मेरे ख्याल में। अच्छा अली गौर साहब, आपका लास्ट कमेंट, फिर मुझे महमूद मौलवी साहब की तरफ भी जाना है। देखें, बात वैसे बड़ा दिल महमूद मौलवी साहब का है, आप लोग उनको बोलने नहीं दे रहे, वो बड़े सब्र से बैठे हुए हैं। महमूद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। एनएफसी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तमाम सूबों को उनके बराबर के हकूक दिए गए और उसी हिसाब के साथ जो है वो सारे वसाइल की तकसीम होती है। दूसरी बात ये है कि भाई आपने अगर कारकर्दगी बतानी है तो आप लाहौर में जलसा करें, आप कहें कि हम लाहौर को हैदराबाद और कराची में बदल देंगे, आप पंजाब में आकर कारकर्दगी बताएं। अब अगर कब कर रहे हैं शशि पुजारी साहब, कब कर रहे हैं जलसा? वोट बैंक कम होता हुआ लाहौर में जलसा कब कर रहे हैं शशि साहब? आपके लिए करेंगे, मैदान भी श्रिंक होता हुआ नजर आ रहे हैं, तो प्लेस में रख के तो आपको सीट कोई भी नहीं देगा। ये इजाजत होनी चाहिए मेरे ख्याल में बर्दाश्त का एलिमेंट इसमें जरूर रखना चाहिए। तो कोई ये पाकिस्तान के लिए ये जरूरी है कि ये इलेक्शन जो है फेयर हो, पहले ही डिले हो चुका है, इलेक्शन जरूर होने चाहिए। चलिए, आप दोनों की इजाजत से महमूद मौलवी साहब का मैं लास्ट कमेंट ले लूं। महमूद मौलवी साहब, सही होनी चाहिए, ठीक है, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। शशि साहब, आपकी इजाजत से महमूद मौलवी साहब का लास्ट कमेंट। इलेक्शन में यकीन रखिए। ठीक है जी, ठीक है। महमूद मौलवी साहब, यहाँ तो किसी के पास भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हर कोई ये शिकवा कर है, तो आपके मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड नामी चीज़ अगर है तो किसके पास है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल स्लोगन हो गया है और हर आदमी यही स्लोगन लेके चल रहा है कि जी मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये आवाम को हम बेवकूफ़ ना बनाएं, सबके पास लेवल प्लेइंग फील्ड है अपने अपने इलाकों में। सिंध में जो है पीपल्स पार्टी के पास जो है लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छा है, पंजाब में PMLN के पास जो है बहुत अच्छा है, ठीक है ना। अब अगर ये आज भी कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये शोर मचाने का फायदा क्या होता है महमूद मौलवी साहब? ऐसा ये क्या टैक्टिक है? मतलब क्या इससे वोट मिलेगा ज्यादा, क्या होगा, आवाम की हमदर्दियां मिलेंगी, क्या होगा? देखिए, आवाम को ये होता है कि जब वो बदकिस्मती है कि जब कोई भी पार्टी हारेगी तो वो अपने आप को जस्टिफाई करेगी कि मेरे पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, इसलिए मैं सीटें नहीं निकाल सका, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ठीक है जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ मौजूद होंगे वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह साहब। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात हो जाए सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के 554वें यौम पैदाइश की तकरीबात की। ननकाना साहब को बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश होने के बायस सिख मज़हब में एक ख़ास मुकाम हासिल है। ननकाना साहब में गुरु नानक से मंसूब गुरुद्वारा जन्मस्थान बैनुल मज़ाहिब हमांगी और मजहबी इत्तेहाद की हकीकी अलामत है और हर साल दुनिया भर से सिख यात्री गुरुद्वारा पर हाज़िरी भी देते हैं और मजहबी रसूमात अदा करते हैं। 25 नवंबर से शुरू होने वाली तकरीबात में शिरकत के लिए तकरीबन 3000 भारतीय सिख यात्री बजरिया भागा बॉर्डर पाकिस्तान आए हैं और इस मौके पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात, सिख यात्रियों के लिए रिहाइश और सफरी सहूलियात के मौसर इंतजामात भी किए गए हैं। आज बाबा गुरु नानक के यौम पैदाइश की तकरीबात का तीसरा और आखिरी रोज़ है। तकरीबात, इंतजामात, यात्रियों को मिलने वाली सहूलियात के हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के जनरल सेक्रेटरी मनप्रीत सिंह साहब। बहुत शुक्रिया मनप्रीत सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मनप्रीत सिंह साहब, आज बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी दिन है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो किए गए इक़दामात, इंतज़ामात और जो सहूलतें सिख यात्रियों को फराहम करने के हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि आप कितने मुतमईन हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान की आवाम से और जो पाकिस्तान का जो इंतजामात होता है उनकी सरकार की तरफ से, उसके लिए तो हम आपको सजदा ही कर सकते हैं कि जितने प्यार से और जितने
कह लो भी आप इस्तिकबाल जिस तरीके से सिखों का करते हैं, पूरी दुनिया से सिख वहाँ आते हैं। मैं यूके की धरती पर रहता हूँ और यहाँ से जो जत्थे हैं बहुत लार्ज नंबर में यहाँ से जत्थे जाते हैं, अमेरिका कनाडा से जाते हैं। तो जिस तरह की मेहमान नवाजी उनको वहाँ मिलती है, उससे जो सालों से जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा करके जो एक नफरत सी बनाई हुई थी पाकिस्तान के अवाम के प्रति या फिर पाकिस्तान के वतीरे के प्रति, वो खत्म हो जाती है उसी टाइम पर। और मैं तो बल्कि सभी भारतीय जो सिख हैं, जो सिख में रहते हैं, भारतीय जो भारत के अंदर रहते हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि आप एक बारी जरूर जो है, चाहे करतारपुर कॉरिडोर की तरफ से, चाहे ननकाना साहब का आप वीजा लेकर जरूर जाएं और आपको पता लगेगा कि जो आवाम है वो कोई पंजाब की आवाम, वहाँ के पंजाब और यहाँ के पंजाब में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आबो हवा भी वही है, मेहमान नवाजी और प्यार भी वही। ठीक है, आपने फ़र्क की बात की। इस हवाले से एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है। जो भारत में हम देखते हैं कि सिखों के कई मुक़द्दस मकामात हैं, आप लोग वहाँ भी जाते होंगे, तो वहाँ कैसा महसूस करते हैं? क्योंकि भारत में जो सिखों के ख़िलाफ़ एक, अगर मैं कहूँ, खौफ की फ़ज़ा बनी हुई तो गलत नहीं होगा। भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ अक़लियतों को जो मजहबी आज़ादी है वो भी हासिल नहीं है, जैसा सलूक किया जाता है सबके सामने। तो पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को आज़ादी हासिल है, ये फ़र्क है पाकिस्तान और भारत में। यहाँ आज़ादी हासिल है तमाम मज़ाहिब को, वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर जो मजहबी रसूमात हैं, क्या आप आजादी के साथ अदा कर सकते हैं? अगर आपको बताऊं कि अगर एज अ गेस्ट जो जैसे पिछले साल मुझे आने का वहाँ मौका मिला पाकिस्तान गवर्नमेंट के इनविटेशन पर, मैं साका ननकाना साहब को मैंने अटेंड जो किया उस प्रोग्राम को, तो मेरे को बहुत ही ज्यादा सेफ महसूस हुआ। और जितनी हिफाजत से, जितने प्रेम से, जितने प्यार से उन्होंने हमें टैकल किया, उसकी जो है कोई वो मेहमान नवाजी की कोई मैं दूसरी मिसाल नहीं दे सकता। जहाँ तक आपने जो इंडिया की बात की है, देखो इंडिया में हमारा सबसे जो मुकद्दस जगह है हमारे लिए, दरबार साहब, उस पर जो 1984 में जो अटैक किया, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। आज तक उसकी कभी माफी नहीं मांगी, अपॉलॉजी नहीं मांगी, आज तक कभी कोई ऐसे कोई रिकंसिलिएशन एफर्ट्स हिंदुस्तान की सरकार ने नहीं किए कि वो चीज जो है हमें वो भुलाई जा सके, या उसके कोई जख्मों को भरा जा सके। तो हमारे लिए जो हिंदुस्तान ने जो कुछ हमने हिंदुस्तान के लिए किया और जो कुछ हमने हमारे साथ हिंदुस्तान ने किया, वो हम भूल नहीं रहे। हाँ, बाकी वहाँ के गुरुद्वारों का जो प्रबंध है वो सिखों के हाथ में है, चाहे वो सिख जो है कहीं उनके साथ मिलजुल कर चलते हैं, पर ऑफ कोर्स जो वहाँ का प्रबंध है वो हमारे हाथ में है। तो हम उसे इत्मीनान से अपने हिसाब से वो जो प्रबंध है वो चलता है वहाँ का। पर पाकिस्तान में जो अगर हम कहें कि एक मुस्लिम मुल्क होने के नाते जितने हिफाजत से हमारी जगहों को रखा है और संभाल कर रखा है, उसके लिए उनका जो है जितना भी शुक्रिया अदा किया जा सके उतना कम है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से भारत में सिख महफूज नहीं है और भारत आपकी जो तहरीक खालिस्तान है उसको दबाने के लिए बाकायदा मुजालिम करता है, अब भारत ने दुनिया भर में सिखों को मारना भी शुरू कर दी है, जिस तरह कनाडा में हुआ, और कुछ ही दिन पहले अमेरिका ने भारत को खबरदार भी किया है। भारत का जो असल चेहरा है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। आपको क्या लगता है किस हद तक एक्सपोज हो चुका है भारत? देखिए, जो भी मुल्क होता है, अगर आप उस मुल्क से जो है निजात पाना चाहते हैं और अलग होना चाहते हैं, तो वो मुल्क जो है वो जाहिर सी बात है कि वो उस चीज को लाइक नहीं करता। पर ये जो हमारा जो खालिस्तान का मसला है, ये सबसे पहली तो बात यह है कि जो हमारे साथ हिंदुस्तान को ज्वाइन करने से जो धोखा हमें मिला, खास करके दरबार साहब पर अटैक, और जो इंदिरा गांधी के मरने के बाद जो हमारे साथ जेनोसाइड हुआ है, उसके हवाले से जो खालिस्तान का हमारा हक है वो बुनियादी हो जाता है। और इस हक को किसी भी तरीके से सिखों के लिए अब इससे कम बात करना या इससे मुनकर होना, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात जो आपने ये की कि जो हिंदुस्तान में हवा चल रही है, देखो 1984 में भी इन्होंने 1984 में जो हमारे खिलाफ एक जेनोसाइडल इम्पल्स चलाई, और केवल इम्पल्स ही नहीं चलाई, जेनोसाइड किया। और आज भी अगर देखें तो सिखों, मुसलमानों और कई और जो कम गिनती में वहाँ कौमें रह रही हैं, उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनको कह लो कि उनके जान माल पर जो एक डर बना हुआ है, जो एक वो पैरानोया है, और जो वो एक जेनोसाइडल इम्पल्स है, उसको ये तेज भी कर रहे हैं। और वहां पे मोदी के जो शासन में, क्योंकि वो कट्टर हिंदू एक गवर्नमेंट जो चला रहा है और वो बहुत हिंदुत्व के एजेंडे पर वो चल रहा है, आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन एक बहुत बड़ी मिसाल है।
जो उन्होंने गलत काम किया है कि जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर ही जो कश्मीर के पास जो हक हकूक थे उनके स्पेशल स्टेट के वो ले लिए एक ही सेकंड में। तो ये जो आने वाला कल है हिंदुस्तान में वो कोई बहुत अच्छा नहीं नजर आ रहा, खास करके अगर हम माइनॉरिटीज की बात करें। आई थिंक वी आर सिटिंग ऑन अ ब्रिस्क ऑफ अ जेनोसाइड, कि कभी भी वहाँ पे मुसलमान और सिखों के साथ जो है कभी भी वो बहुत बड़ी ज्यादती हो सकती है। और आज जैसे कि पैलेस्तीन में जो हो रहा है, आज अगर हमने जो पैलेस्तीन में हो रहा है अगर उसको हमने नॉर्मेलिटी दे दी तो कल मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सिंपल सी बात है कि उसके लिए ग्रीन फ्लैग है कि अगर इजराइल जो पैलेस्तान में कर रहा है, इफ दे कैन गेट अवे विद इट साइलेंटली और वर्ल्ड उस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, तो मे बी मोदी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड गेट अवे विद इट। सो ये जो है हमारे लिए एक बहुत चिंता की बात है और इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। भारत के जो अंदर के हालात हैं वो सबके सामने, और आपने भी उसका भी जिक्र किया और आप कह रहे हैं कि आपको आने वाला वक्त भारत के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। तो मनप्रीत साहब, ये लेकिन भारतीय मीडिया जो है उसका हर वक्त फोकस ये होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करे, पाकिस्तान के खिलाफ खासतौर पर अब ये जैसा आपने देखा होगा कि करतारपुर के हवाले से भारतीय मीडिया में जो बाकायदा सोची समझी साजिश के प्रोपेगेंडा किया गया, जैसा गुरुद्वारा साहब के अंदर कोई तकरीब की गई जिससे खुदा ना ख्वास्ता गुरुद्वारा साहब की तौहीन की गई हो, इस झूठे प्रोपेगेंडे का जवाब आप किस तरह से देंगे आज? देखिए, जो बात ये है कि जो इंडिया है वो उसका अगर उसके मीडिया की बात कर रहे हैं ना, तो उसका मीडिया वर्ल्ड स्टेज पे अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल खो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर मैं बात करूं कि जो बॉर्डर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की जो संस्था है, उन्होंने 163 रैंक किया इंडिया के मीडिया को, और इंडिया का मीडिया बायस्ड है, और 80 to 90% जो इंडिया का मीडिया दैट इज उनकी एजेंसियों का वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हाउस बन चुके हैं, एक माउथ पीस बन चुके हैं। तो उनके मीडिया की तो खैर बात ही छोड़ दो, वो कल किसी को भी टेररिस्ट बना सकते हैं, फिर उसको मारने की साजिश कर सकते हैं। आपने बहुत एक जो इम्पोर्टेंट बात कही कि जो इन्होंने कनाडा में किया, आज पूरी दुनिया इनको देख चुकी है, इनका चेहरा। अब इनको ये भी पता लगा है कि अमेरिका ने जो वार्न किया भी, आपने जो प्लॉट बनाया था एक और सिख एक्टिविस्ट को मारने का, गुरबचन सिंह पन्नू को, वो भी उन्होंने एक्सपोज कर दिया है। अब बात ये है कि आज वेस्ट है जो है, वेस्ट को धीरे धीरे पता लग रहा है कि इंडिया का जो ये डेमोक्रेसी के वेल के अंदर जो असली भयानक चेहरा है वो क्या है, इनका चेहरा, और वो धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रहा है। अब बात ये है कि अब बात सोचने की है कि अगर ये बाहर फॉरेन सॉइल पर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में गैंगस्टर्स के साथ मिलके ऐसे एक्शंस कर रहे हैं, तो गॉड नोज कि ये अपनी कंट्री में क्या करते होंगे, कश्मीर में क्या करते होंगे, पंजाब में क्या करते होंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में क्या करते होंगे। सो इसलिए ऐसे घटिया प्रोपेगेंडास पर मैं सोचता हूँ कि कमेंट करना भी खुद की इंसल्ट है। इनकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, और वी शुड नॉट गिव देम एनी क्रेडिबिलिटी बाय कमेंटिंग ऑन एनी सच डीड्स। ठीक है जी, मनप्रीत सिंह साहब, बहुत शुक्रिया के लिए। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।